नाम पर बात करने वाले जिन्हें सिर्फ एक एक्टर कहना मुझे लगता है थोड़ी नाइंसाफी होगी। नाइंसाफी ही होगी। हमारे स्रोत तो उन्हें सांस्कृतिक परिघटना कहते हैं, एक सिनेमाई संस्था। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं सलमान खान की, और आज की इस चर्चा का मकसद ये जानना है कि इंदौर में जन्मे अब्दुल राशीद सलीम सलमान खान आखिर पूरे देश के भाईजान कैसे बन गए। ये सवाल बहुत दिलचस्प है क्योंकि उनकी कहानी कोई सीधी लकीर नहीं है। अच्छा। हाँ, ये उतार चढ़ाव, विरोधाभासों और आप कह सकते हैं वापसी की एक जबरदस्त दास्तान है। ये सिर्फ एक सुपरस्टार के बनने की कहानी नहीं है। तो फिर क्या है? ये कहानी है कि कैसे एक इंसान अपनी इमेज को दशकों तक न सिर्फ कंट्रोल करता है बल्कि उसे बदलता है और हर बार पहले से ज्यादा ताकतवर बनकर लौटता है। मतलब इसमें कामयाबी भी है, विवाद भी है। और इन दोनों के बीच एक बहुत महीन लकीर है जिसे सलमान खान ने चलना सीखा है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जाहिर है शुरुआत उनकी जड़ों से होनी चाहिए। कहते हैं किसी इंसान को समझना हो तो उसके परिवार और बचपन को देखो। बिल्कुल सही। और सलमान खान का परिवार तो अपने आप में एक मिनी इंडिया का मॉडल है। मिनी इंडिया? वो कैसे? देखिए, उनके पिता सलीम खान इंडस्ट्री के सबसे बड़े नामों में से एक हैं। वो राइटर जिन्होंने अमिताभ बच्चन के लिए एंग्ली यंग मैन का किरदार गढ़ा। हाँ, सलीम जावेद की जोड़ी। तो कहानी कहने की कला और ऑडियंस की नब्ज पकड़ने की समझ तो उन्हें घर में ही मिली। और घर का माहौल भी, जैसा कि मैंने पढ़ा, काफी अनूठा था। बहुत ज्यादा। उनके पूर्वज अफगानिस्तान से थे। माँ सलमा खान, जिनका असली नाम सुशीला चरक है, वो हिंदू हैं। और उनकी दूसरी माँ हेलेन आंटी ईसाई। जी, एक ही छत के नीचे 3 अलग-अलग धर्म। ये उनके व्यक्तित्व पर बहुत गहरा असर डालता है। किस तरह का असर? इस माहौल ने उन्हें एक ऐसी पहचान दी जो किसी एक धर्म या संस्कृति में बंधी नहीं थी। वो ईद भी मनाते हैं, गणपति भी घर लाते हैं। सही बात है। और यही वजह है कि जब वो बजरंगी भाईजान में एक कट्टर हनुमान भक्त का किरदार निभाते हैं तो वो बनावटी नहीं लगता। हाँ बिल्कुल, दर्शक उससे जुड़ जाते हैं। क्योंकि दर्शकों को लगता है कि ये इंसान असल में ऐसा हो सकता है। इसी सेक्युलर परवरिश ने उन्हें एक पैन इंडियन अपील दी जो बहुत कम एक्टर्स के पास होती है। अच्छा, एक और बात जो हमारे स्रोत बताते हैं वो है उनका फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब आज तो सिक्स पैक एब्स आम है, लेकिन उस जमाने में। आपने बहुत सही पॉइंट पकड़ा। 90 के दशक में ये आम नहीं था। ये सिर्फ उनके 5 फुट 8 इंच के कद की बात नहीं थी। सलमान खान ने संजय दत्त के साथ मिलकर बॉलीवुड में बॉडी बिल्डिंग को एक नई पहचान दी। मतलब उन्होंने एक ट्रेंड शुरू किया। बिल्कुल। उनसे पहले हीरो फिट होते थे, लेकिन शर्ट उतारकर मसल्स दिखाना स्टारडम का हिस्सा नहीं था। उन्होंने इसे कूल बनाया। ये उनकी मर्दाना इमेज की पहली ईंट थी। और इसी बुनियाद पर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की 1988 में बीवी हो तो ऐसी से, लेकिन असली धमाका तो 1989 में हुआ। हाँ, मैंने प्यार किया। इस एक फिल्म ने सब कुछ बदल दिया। प्रेम। प्रेम। सूरज बड़जात्या ने एक ऐसा किरदार बनाया जो रोमांटिक था, थोड़ा शर्मीला था, लेकिन अपने प्यार के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। इसने बॉलीवुड के चॉकलेट बॉय हीरो को एक नया मतलब दिया। और ये प्रेम का किरदार तो उनके साथ जैसे चिपक ही गया था। 90s के दशक में तो कई फिल्मों में उनका नाम प्रेम था। लेकिन क्या ये सिर्फ रोमांटिक फिल्में ही कर रहे थे? क्योंकि मुझे तो अंदाज अपना अपना और करण अर्जुन भी याद है। और यहीं पर उनकी स्मार्टनेस दिखती है। वो एक ही वक्त पर 90s के दशक में एक साथ 3 अलग-अलग ब्रांड बना रहे थे। 3 ब्रांड? हाँ, एक तरफ प्रेम के किरदार से वो पारिवारिक ऑडियंस को साध रहे थे, हम आपके हैं कौन जैसी फिल्मों से। अच्छा, हम आपके हैं कौन, वो तो एक कल्चरल इवेंट बन गई थी। बिल्कुल। दूसरी तरफ अंदाज अपना अपना जैसी फिल्मों से वो दोस्तों के बीच अपनी कूल और कॉमिक जगह बना रहे थे। और तीसरी तरफ करण अर्जुन, उससे वो एक्शन हीरो बनने की जमीन तैयार कर रहे थे। एक तरह का स्टारडम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। और अंदाज अपना अपना का तो किस्सा ही कमाल है। रिलीज के वक्त तो फिल्म चली नहीं थी। बिल्कुल नहीं, फिल्म पिटी थी। लेकिन आज शायद ही कोई हो जिसे उसके डायलॉग्स याद ना हो। इन फिल्मों ने सलमान को एक वर्सेटाइल एक्टर के तौर पर स्थापित कर दिया था। और फिर कुछ कुछ होता है का वो कैमियो। हाँ, एक छोटी सी भूमिका के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड। ये उनके स्टार पावर को दिखाता है। बिल्कुल। लेकिन फिर 2000 के दशक की शुरुआत थोड़ी मुश्किल रही। उनकी कई फिल्में नहीं चलीं। हाँ, वो दौर थोड़ा अलग था। सिनेमा बदल रहा था, मल्टीप्लेक्स कल्चर आ रहा था। सही कहा। और ऐसा लगने लगा था कि सलमान का जो लार्जर देन लाइफ वाला स्टाइल है वो शायद अब पुराना हो गया है। लेकिन फिर आया 2009 और एक फिल्म जिसने सब कुछ पलट दिया। वांटेड। वांटेड। यहाँ से बात असल में दिलचस्प होती है। ऐसा क्या था उस फिल्म में? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो वांटेड एक बहुत सोचा समझा कदम था। मतलब? उस समय हिंदी सिनेमा थोड़ा कंफ्यूज था।
एक तरफ शहरी मल्टीप्लेक्स फिल्में थीं, दूसरी तरफ वो पुराना सिंगल स्क्रीन वाला दर्शक था जिसे कोई पूछ नहीं रहा था। सलमान ने उस दर्शक की नब्ज पकड़ ली। उस दर्शक को क्या चाहिए था? एक ऐसा हीरो जो अच्छा बुरा नहीं सोचता, बस सिस्टम को साफ करता है। एक ऐसा हीरो जो बहुत ज्यादा मर्दाना था, जो अकेले ही सबसे लड़ जाता था। मतलब जब बाकी सब क्लास के लिए फिल्में बना रहे थे, तब सलमान ने मास को पकड़ा। एकदम सही। वांटेड ने उनके करियर को सिर्फ बचाया नहीं, एक नई दिशा दी। और फिर 2010 में आई दबंग। चुलबुल पांडे। वो किरदार तो एक आइकॉन बन गया। लेकिन कई आलोचक कहते हैं कि इन फिल्मों ने सिनेमा को पीछे धकेल दिया। कहानी से ज्यादा हीरोइज्म पर जोर था। देखिए, स्रोत इस पर बटे हुए हैं। एक नजरिया यह है कि इन फिल्मों ने कहानी कहने की कला को कमजोर किया, लेकिन दूसरा नजरिया यह है कि इन फिल्मों ने एक ऐसे नायक को जन्म दिया जो नैतिक रूप से परफेक्ट नहीं था। चुलबुल पांडे एक भ्रष्ट पुलिस वाला है। हाँ, लेकिन उसका दिल सही जगह पर है। वो अपनी कमियों के बावजूद जनता का हीरो है। और था टाइगर और टाइगर जिंदा है जैसी फिल्में। उन्होंने उन्हें एक ग्लोबल स्पाई बना दिया। लेकिन इसी दौर में 2015 में बजरंगी भाईजान आती है। ये तो उनकी एक्शन हीरो वाली इमेज से बिल्कुल अलग थी। बजरंगी भाईजान एक मास्टर स्ट्रोक था। ये दिखाता है कि सलमान और उनकी टीम अपनी इमेज को लेकर कितने सजग हैं। अच्छा। जब सबको लगा कि वो सिर्फ एक्शन ही करेंगे, तब उन्होंने एक ऐसी फिल्म की जो इमोशन से भरी थी। इसने उन आलोचकों को भी चुप करा दिया जो कहते थे कि सलमान एक्टिंग नहीं कर सकते। इसने साबित किया कि भाई की इमेज के पीछे एक गहरा और भावुक एक्टर भी है। बिल्कुल, ये उनकी रेंज का सबसे बड़ा सबूत है। बड़े पर्दे पर तो वो छा ही रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने छोटे पर्दे पर भी कदम रखा। 2010 से बिग बॉस होस्ट कर रहे हैं। और टेलीविजन पर भी उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। वो सिर्फ एक होस्ट नहीं है, वो उस घर के गार्जियन की तरह हैं। हाँ, एक मेंटोर, एक सख्त अनुशासन प्रिय होस्ट जो कंटेस्टेंट्स को डांटते भी हैं, समझाते भी हैं और उनका मजाक भी उड़ाते हैं। इस वजह से दर्शक उनसे सीधे जुड़ते हैं। इसने रियलिटी टीवी के होस्टिंग का स्टाइल ही बदल दिया है। और फिर उन्होंने प्रोडक्शन में भी हाथ आजमाया, सलमान खान फिल्म्स के जरिए। हाँ, SKF। क्या ये सिर्फ पैसा कमाने का एक और जरिया है या इसके पीछे कोई और सोच है? ये सिर्फ पैसा नहीं बल्कि कंट्रोल की बात है। SKF के जरिए वो अपनी फिल्मों की कहानी, उनके बनाने के तरीके, मार्केटिंग, सब पर पूरा कंट्रोल रखते हैं। वो सिर्फ प्रोड्यूसर नहीं है। हमारे स्रोत बताते हैं कि वो स्क्रिप्ट में भी बहुत दखल देते हैं। अच्छा, तो वो तय करते हैं कि उनकी इमेज को पर्दे पर कैसे दिखाया जाएगा? बिल्कुल, ये उनकी ब्रांड बिल्डिंग का एक बहुत अहम हिस्सा है। और ब्रांड की बात आई है तो उनकी कहानी के सबसे दिलचस्प और शायद सबसे विवादित हिस्से पर आते हैं। बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन। हाँ, बीइंग ह्यूमन सलमान खान की आधुनिक पब्लिक इमेज का केंद्र है। 2007 में इसकी शुरुआत हुई। ये संस्था स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है, लेकिन ये सिर्फ एक चैरिटी नहीं है। तो क्या है? ये एक बहुत ही स्मार्ट बिजनेस मॉडल है। वो कैसे? उन्होंने चैरिटी को एस्पिरेशनल बना दिया। बीइंग ह्यूमन के कपड़े बेचे जाते हैं और उससे होने वाली कमाई का एक हिस्सा फाउंडेशन में जाता है। तो जब आप वो टी-शर्ट खरीदते हैं तो आप सिर्फ एक कपड़ा नहीं खरीद रहे होते, आप एक अच्छे काम का हिस्सा बन रहे होते हैं। बिल्कुल। इस मॉडल ने सेलिब्रिटी चैरिटी के तरीके को ही बदल दिया है। लेकिन यहीं पर एक मुश्किल सवाल भी उठता है। कई लोग कहते हैं कि बीइंग ह्यूमन की शुरुआत उन कानूनी विवादों के बाद हुई जिन्होंने उनकी इमेज को बहुत नुकसान पहुंचाया था। यहाँ एक बहुत बड़ा द्वंद्व दिखाई देता है। क्या ये एक इमेज सुधारने का तरीका था? देखिए, असल मंशा क्या थी ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन टाइमिंग बहुत दिलचस्प है। 2000 के दशक में उन पर दो बड़े कानूनी मामले चले। एक 1998 का ब्लैक बक शिकार मामला, हाँ, जिसमें उन पर संरक्षित प्रजाति के शिकार का आरोप लगा। वो मामला आज भी अपील में चल रहा है। और दूसरा 2002 का मुंबई का हिट एंड रन केस। बहुत ही गौठी आरोप। हालांकि 2015 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया। और फिर सुल्तान के प्रमोशन के दौरान उनकी एक टिप्पणी पर भी बहुत विवाद हुआ था। जी हाँ, जिसके लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने उन्हें नोटिस भेजा था। अब यहाँ ये बताना जरूरी है कि हम सिर्फ स्रोतों में दी गई जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं और इन मामलों पर कोई पक्ष नहीं ले रहे हैं। सही बात है, लेकिन सवाल वही है। एक तरफ ये गंभीर आरोप और विवाद और दूसरी तरफ बीइंग ह्यूमन जैसा परोपकारी काम। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे चलती हैं? और यहीं पर सलमान खान का करिश्मा काम करता है। बीइंग ह्यूमन ने उन्हें एक, आप कह सकती है, रिडेम्पशन आर्क दिया, प्रायश्चित का एक रास्ता। बिल्कुल। इसने उनकी दिलवाला या यारों का यार वाली इमेज को एक संस्थागत रूप दे दिया। तो जब भी उन पर कोई आरोप लगता, उनके फैंस बीइंग ह्यूमन का उदाहरण देते कि देखो वो कितने लोगों की मदद करते हैं। हाँ, इसने तरह से उनकी पब्लिक इमेज के लिए एक सुरक्षा कवच का काम किया।
तो इन तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद आज 59 साल की उम्र में भी वो इंडस्ट्री के सबसे बड़े नामों में से एक है। उनकी विरासत को आप कैसे देखते हैं? उनकी विरासत सिर्फ बॉक्स ऑफिस के नंबरों से कहीं आगे है। वो जन संस्कृति का हिस्सा बन चुके हैं। जैसे उनका वो फिरोजी ब्रेसलेट? हाँ, वो ब्रेसलेट एक स्टाइल स्टेटमेंट है। उनके अजीबोगरीब डांस स्टेप्स, जिन्हें कोई प्रोफेशनल डांसर कभी नहीं करेगा, वो हर पार्टी में कॉपी किए जाते हैं। बिल्कुल। और उनके डायलॉग्स, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, या दोस्ती का एक उसूल है, नो सॉरी नो थैंक यू। ये तो अब आम बोलचाल का हिस्सा है। यही सांस्कृतिक प्रभाव है। मैडम तुसाद में उनकी मोम की मूर्ति से लेकर फोर्ब्स सेलिब्रिटी 100 लिस्ट में लगातार शामिल होना, ये सब उनके ग्लोबल स्टारडम को दिखाता है। तो अगर आज की इस पूरी बातचीत को समेटना हो तो सलमान खान क्या है? एक एक्टर, एक बिजनेसमैन, एक विवादित शख्सियत? शायद वो इन सब का एक जटिल मिश्रण है। वो एक सांस्कृतिक आंदोलन है। उनकी कहानी दिखाती है कि कैसे टैलेंट, करिश्मा और हर मुश्किल से लड़ने की जिद एक ऐसी विरासत बना सकती है जो वक्त के साथ और मजबूत होती जाए। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनकी कमजोरियां भी उनकी ताकत का हिस्सा बन गई। दर्शकों ने उन्हें उनकी कमियों के साथ अपनाया। ये कुछ ऐसा है जैसे दर्शक उन्हें एक परिवार का बड़ा भाई मानते हैं। भाई गलतियां कर सकता है, उस पे गुस्सा भी आता है, लेकिन दिन के आखिर में परिवार उसके साथ खड़ा रहता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। वो एक ऐसे स्टार हैं जिनके साथ दर्शकों का रिश्ता तार्किक नहीं बल्कि भावनात्मक है, और यही उनकी सबसे बड़ी जीत है। तो ये बातचीत हमारे श्रोताओं के लिए एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाती है। एक ऐसा इंसान जिसमें इतने सारे विरोधाभास हों, जो संवेदनशील भी है और गुस्सैल भी, जो परोपकारी भी है और विवादित भी, उसकी लोकप्रियता दशकों तक इतनी मजबूती से कैसे बनी रहती है? ये सिर्फ उस स्टार के बारे में नहीं, बल्कि शायद हम दर्शकों के बारे में भी कुछ बहुत गहरा बताता है।